नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। बीते दिनों दागी नेताओं को राहत देने वाले अध्यादेश की वापसी और लालू प्रसाद यादव को जेल की खबरों के बीच एक मुद्दा लंबी बहसों में आने से रह गया। हालांकि राजनीतिक शुचिता और स्वस्थ लोकतंत्र की बहस में ये एक जरूरी कड़ी माना जा रहा है। असल में हम याद दिलाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 27 सितंबर के उस फैसले की, जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि लोकतंत्र में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए और राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए जरूरी है कि चुनाव में जनता को अपनी नापसंदगी जाहिर करने का अधिकार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए कहा कि यह जनता की अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा हुआ मामला भी है। तो इस चुनाव में अब जनता को सभी विकल्पों को खारिज करते हुए सभी उम्मीदवारों को नकारने का हक भी हासिल हो गया है। राजनीति के कुछ जानकार इसे रिजेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, तो कुछ कानून के जानकार इसे सियासी दलों की असंवेदनशीलता करार दे रहे हैं। आज बहस इसी सवाल पर। और आज इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे परिचय कराते हैं हम आपका। हमारे साथ हैं केजे राव साहब, जो कि पूर्व सलाहकार रह चुके हैं चुनाव आयोग में, और इनकी एक खास बात यह है कि इन्हीं की चिट्ठी की वजह से ये पूरा मामला आगे बढ़ा। 2001 में इलेक्शन कमीशन ने जो चिट्ठी लिखी थी लॉ मिनिस्ट्री को, वो इन्हीं के हाथों लिखी गई थी, इन्हीं के द्वारा भेजी गई थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राव साहब। इसके अलावा हमारे साथ हैं संजय पारेख, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और इस मामले में 2004 में इन्होंने ही याचिका दाखिल की थी PUCL की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और लेखक हैं। पुरुषोत्तम जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं समाजशास्त्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रोफेसर आनंद कुमार, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं सत्यपाल जैन, जो कि पूर्व सांसद हैं लोकसभा के और बीजेपी के लीगल हेड भी हैं। बहुत स्वागत है आपका सत्यपाल जी। और हमारे साथ हैं ADR के अनुराग मित्तल, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आप ADR में, आपका भी बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आप सभी मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक रिपोर्ट। लंबी लंबी कतारें और लाखों का हुजूम, ये लोकतंत्र का उत्सव है जहां लोग अपना नुमाइंदा चुनने आए हैं। यानी इनकी पसंद से चुने जाएंगे सांसद और विधायक। लेकिन अब इन्हें मिला है नापसंदगी का हक, यानी अब ये चाहें तो मतदान पेटी के सभी विकल्पों को ठुकरा भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में ही कहा कि ये जो फैसला है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे ले जाएगा। ये फैसला है जो गुड गवर्नेंस को इस देश में लाने के लिए पूरा मददगार होगा। मकसद है सियासत को साफ सुथरा बनाना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब बड़ी संख्या में वोटर उपरोक्त उम्मीदवारों में से कोई नहीं के विकल्प पर बटन दबाएंगे तो उससे राजनीतिक दल बेहतर उम्मीदवार चुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या इससे सचमुच चुनाव का चेहरा बदल जाएगा या उम्मीद हकीकत से कटी सदिच्छाओं पर टिकी है? नेगेटिव वोट आखिर प्रतीकात्मक ही होंगे। अब भी जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो ही जीत जाएगा। देश की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसके अंदर चुनाव के अंदर जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वो चुनकर आएगा। ये कॉलम रहे या ना रहे उससे जो है इस व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मांग ये भी है कि अगर 50% से ज्यादा वोटर सभी उम्मीदवारों को ठुकरा दें तो चुनाव रद्द हो जाए। लेकिन तब दूसरे गंभीर सवाल उठेंगे। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में सभी उम्मीदवार ठुकरा दिए जाते हैं तो क्या ये सभी भविष्य में चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे? अगर कहीं उम्मीदवारों को ठुकराने के कारण रद्द हुए और बाद में पहले से भी ज्यादा और बदतर उम्मीदवार खड़े हुए तो क्या होगा? उम्मीदवारों को ठुकराने के कारण नया चुनाव कराने का सिलसिला कब तक चलेगा? फिर उस हाल में चुनाव आचार संहिता अनिश्चित समय तक लागू रहेगी और इस दौरान सरकारें कोई बड़े फैसले नहीं ले सकेंगी। अगर बहुत से चुनाव क्षेत्रों में इस कारण चुनाव रद्द हो गया तो उससे पैदा होने वाली राजनीतिक अस्थिरता के कैसे परिणाम देश को भुगतने होंगे? ये वाजिब सवाल हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पृष्ठभूमि में अहम भी हैं। मुद्दा ये भी है कि स्वच्छ राजनीति की जन आकांक्षाओं के प्रति राजनीतिक दल असंवेदनशील हैं। पिछले वर्षों के दौरान चुनाव सुधारों की खूब चर्चा हुई, लेकिन कोई वैधानिक कदम नहीं उठे।
तो नागरिक क्या करें और अदालतें क्यों नहीं जितना मुमकिन है उतना दखल दें? तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले क्योंकि आपने याचिका दाखिल की और आप लोगों की जीत हुई है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आपसे ये सवाल करूं, बाद में केजे राव साहब के पास आऊंगी मैं। नोटा की जरूरत भारतीय चुनावी राजनीति में क्या थी? देखिए, पीयूसीएल जिसकी तरफ से याचिका करता था इसके केस के अंदर, उसमें पहले एक याचिका फाइल की थी जिसके अंदर जो चुनाव लड़ते हैं उनके बारे में जानकारी वोटर्स को होनी चाहिए कि उनका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, किस तरीके से पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है। तो उसके ऊपर एक व्यवस्था दी थी 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने। पीयूसीएल ने इसी सीक्वल में आगे जाते हुए 2004 में ये याचिका दायर की थी और उसका कारण ये था कि वोटर, जब ये तो ठीक है कि उसमें लिखा हुआ है कि उसके पास एक अधिकार दिया है कानून ने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ने, लेकिन जब वो मत करने के लिए जाता है तो वो सोचता है उन लोगों के बारे में किसको उसको मत करना है, किसको नहीं करना है। तो 2003 के फैसले में ये बात कही गई थी कि अगर उसको कैंडिडेट्स के बारे में मालूम है, उनका बैकग्राउंड मालूम है, तो वो सोच करके मत दे सकता है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये आया था, इसीलिए याचिका को दायर करना जरूरी हुआ कि अगर वो अंदर जाता है और वो ये देखता है कि इसमें लिस्ट में ऐसे लोग हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो टेंटेड हैं, तो क्या उसके पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो इन सबको नकार दे? हमने फिर ये कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके अंदर एक प्रावधान है, उस प्रावधान में ये लिखा हुआ है कि आपको अधिकार देने का भी है, मत न देने का भी है। सिर्फ बात ये थी कि जब आप मत देते हैं तो सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, जब नहीं देते तो नहीं मेंटेन की जाती है। यही सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया था। राव साहब, आपने 2001 में जब चुनाव आयोग ने इस बात की शुरुआत की थी, शायद इनसे पहले आप लोगों ने इस बात की शुरुआत की थी। इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत किया था जी। तो मकसद क्या था इसका? 2001 में इलेक्शन कमीशन ने भी इस वक्त सोचा कि ये जो राइट जो होता है वो होना चाहिए और नन ऑफ द अबव होने से ये सिक्रेसी मेंटेन होता है करके सोच के जो भी है लिखा है। क्योंकि उस वक्त बहुत लोगों ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को ये होना चाहिए करके, उसकी बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि लॉ मिनिस्ट्री को हम चिट्ठी लिखेंगे करके। 2001 में जो चिट्ठी लिखा है दिसंबर में, उसका कोई जवाब नहीं आया था इलेक्शन कमीशन के पास। 2004 में फिर जाके फिर रिमाइंडर वगैरह दिया गया है, उसका बाद में आगे बढ़ा है केस, लेकिन 2004 तक कोई नहीं आया। लेकिन खुशी की बात यह है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल, दे हैव गॉन, कोर्ट में गए हुए, उसमें जो है ना हक मिला है लोगों को राइट टू नन ऑफ द अबव के लिए वोट करना है। नन ऑफ द अबव मतलब कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आए तो वोट देना है किसको दें, लेकिन नन ऑफ द अबव। लेकिन इसके कारण भी एक मेन चीज़ ये, तो इसके कारण ये है अब वहाँ जाते हैं वोटर, पहले जाते हैं वोट डालने के लिए, और अगर वो जाके पहले वापस आ जाते थे, पता चल जाता था लोगों को कौन वापस आ गया वोट नहीं डाल के, पता एकदम चल जाता, क्योंकि उसमें ये बात तो आप दोहरा रहे हैं जो इन्होंने कहा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे लाभ क्या हुआ, चुनावी राजनीति को क्या लाभ हुआ? क्योंकि मैक्सिमम वोट पाने वाला तो अभी भी जीतेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए था यहाँ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल कहा है धीरे धीरे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल जाएगा, बहुत लोग जहाँ नन ऑफ द अबव वोट डालेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना आप जो है ना अच्छा कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे। ये नहीं है कि एकदम ओवरनाइट तो नहीं आएगा कहीं भी प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर नन ऑफ दी वोट जो भी है उसका अलग रखना है, मतलब कितना वोट्स आएगा उसको अलग कंपाइल करेंगे। वो ये जिक्र नहीं किया क्योंकि सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए ही ये किया गया है, लेकिन और कोई बात नहीं है। राइट टू रिजेक्ट की बात नहीं आए उसमें, सिर्फ उन्होंने कहा कि सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए नन ऑफ द अबव होना चाहिए। जो आपने बात कही है कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक दबाव बनेगा और पॉलिटिकल पार्टीज ईमानदार लोगों को चुनाव में खड़ा करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आखिर 60 सालों में 67 सालों में सबक क्यों नहीं सीख रही हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही है। आखिर चुनाव आयोग को और एनजीओज को इस मामले में खड़ा होकर जनता के अधिकारों की बात क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, अगर आप ये सोचकर चल रही हों कि जब भी किसी लोकतंत्र की शुरुआत होती है तो जो आवश्यक कदम है वो सारे पहले दिन ही उठ जाएंगे, तो ऐसा मुझे लगता है सोचना बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ दो मामले जुड़े हुए हैं जिन पर हमको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। ये जो रूल है राइट टू रिजेक्ट, वास्तव में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में रूल 41 और रूल 49 पहले से था जी। पहले दिक्कत ये थी, आप पोलिंग बूथ में चले गए, आपको बैलेट पेपर मिल गया या बटन दबाने का राइट मिल गया, और अगर आप वोट नहीं डालना चाहते थे
तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता था, मैं रामलाल सन ऑफ श्यामलाल वोट नहीं डालना चाहता, जिससे उसकी सीक्रेसी लीक हो जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने, उसका जजमेंट मेरे पास है पूरी कॉपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी क्योंकि सीक्रेसी लीक हो जाती है, इस कारण से आप ना चाहते हुए भी आपको कहीं ना कहीं वोट डालना पड़ता है। अब सिर्फ इतना प्रावधान किया गया है कि जितने भी मशीन में मान लो 12 कैंडिडेट हैं तो 13वां कॉलम होगा नन ऑफ द अबव कैंडिडेट्स। उससे मालूम नहीं होगा कि किसने वोट कैंडिडेट को डाला है या 13वें कॉलम में डाला है नन ऑफ द अबव कैंडिडेट्स में आके, तो एक सीक्रेसी इससे मेंटेन होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रूल 41, 1 and 2 एंड रूल 49, नहीं, मेरा सवाल मैं जवाब ये दे रहा था, हूं, उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। जो आप बात कह रही हैं कि पार्टियां इससे क्यों नहीं सबक लेती या पहले क्यों नहीं हुआ, पहले ये कॉलम नहीं था। किसी ने ठीक कहा था कि वास्तव में जो प्रतिनिधि चुनने का हक है वो जनता का पूरा हक नहीं है, जनता को सिर्फ इतना ही हक है कि जो 4 पार्टियों ने या 5 पार्टियों ने कैंडिडेट दिए उनमें से आप चयन करें। अब हर पार्टी को यह डर होगा कि अगर हमने वो कैंडिडेट दिया जो जनता में पॉपुलर नहीं है तो इसकी वोट डालने की बजाय लोग नन ऑफ द अबव कैंडिडेट में वोट डाल देंगे। इस कारण से लोग, राजनीतिक पार्टियां, सभी पार्टियां, लेकिन चुनावी नतीजे में इसका कोई असर नहीं होने ये जा रहा है। आनंद, एक सेकंड, इसलिए जो आपने बात कही है, मैंने उस दिन भी, मैं व्यक्तिगत इस मत का हूं कि सुप्रीम कोर्ट का तो इतना दायरा था, अब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है या कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं उसके आगे फर्दर अमेंडमेंट होनी चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नन ऑफ द अबव कैंडिडेट्स की परसेंटेज सभी कैंडिडेट की वोट से ज्यादा है, तो क्या फिर भी आप किसी को डिक्लेयर करेंगे या उस चुनाव को अवैध घोषित करके दोबारा मतदान तो कराएंगे? वो एक आगे की प्रक्रिया है। मैं आनंद कुमार जी से जानना चाहती हूँ। आनंद कुमार जी, 3 लोगों को आपने सुना, एक राजनीतिक प्रतिनिधि हैं और बाकी जो सुधारों के पक्षधर लोग हैं, आप भी सुधार के पक्षधर ही हैं, लेकिन क्या इस फैसले के बाद राजनीति में शुचिता, ईमानदारी, साफ सुथरे नेतृत्व की बात जो बार बार उठाई जाती है, वो आने की संभावना दिख रही है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा इसका महत्व है वो ये कि जन आंदोलन के साथ साथ अब सर्वोच्च न्यायालय भी ये कह रहा है कि हमारी चुनाव व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है। और जो भी जैन साहब ने कहा कि 66 बरस ये तुतलाते, हकलाते, लंगड़ाते चल रही थी, इसको तमीज से चलाओ वरना ये जनता के काम की नहीं रह गई है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है। लेकिन जैसे एक गाड़ी में 4 पहिया चाहिए, जयप्रकाश जी के आंदोलन से जस्टिस तारकुंडे कमेटी से शुरू होकर के माननीय इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी, उसके बाद फिर ये सेशन, लिंगडो, सभी चुनाव आयोगों के जरिए छन करके ये 4 सुझाव निकले थे। उसमें से एक सुझाव आज सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया। पहला सुझाव था कि अगर मतदाताओं के सामने आपने कोई विकल्प नहीं दिया, एक गुंडा है, दूसरा शराब का ठेकेदार है, तीसरा अपहरण करता है, बाकी सब वोट कटवा हैं, तो क्या करे जनता? तो लोग घर बैठ जाते थे। 30% वोट, 25% वोट पड़ने लगे, तो लोग वहां जाकर के एतराज जाहिर कर सकते हैं। नहीं तो अभी तो एक सुधार हुआ कि मतदाता जो नाराज है इन चयनों से, वो जा सके और अपनी नाराजगी जाहिर कर सके। उदाहरण के लिए पिछली बार दिल्ली में लोकसभा के लिए जो उम्मीदवार आए वो पसंद नहीं थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अच्छा, कम से कम ये सीपीआई वाला एक मैनिफेस्टो लेकर के आया है, उसी को वोट दे देते हैं, हालांकि वो जीतने वाला नहीं था। दूसरी बात थी, दूसरा सुधार था राइट टू रिजेक्ट, कि जो चिन्ह चुन लिए गए हैं, चुने गए एक मैनिफेस्टो पर कानून व्यवस्था रखेंगे, चुने जाने के बाद मंदिर मस्जिद को लेकर के, आरक्षण को लेकर के आप अराजकता पैदा करने लगे, तो राइट टू रिजेक्ट, इनको वापस लाओ, राइट टू रिकॉल। तीसरा था चुनाव में नेशनल फंडिंग, बजाय काले पैसे के स्वच्छ पैसा, टैक्स पेयर का पैसा। और चौथा था पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग। ये 4 पहिए से स्वस्थ राजनीतिक जनतांत्रिक चुनाव प्रणाली बन सकती है। लेकिन अभी तो बहुत छोटी शुरुआत हुई अभी है। तो खाली आपने ना कहने का अधिकार दिया है। लेकिन इस ना कहने के अधिकार से पुरुषोत्तम जी, क्या वो पर्पस सॉल्व हो पा रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही है बड़े पैमाने पर चुनाव सुधार को लेकर? देखिए, ये तो है कि एक शुरुआत हुई है और हो सकता है कि धीरे धीरे इसके अच्छे नतीजे निकलें, लेकिन मेरी चिंता थोड़ी अलग तरह की है। इस सुधार का स्वागत करते हुए भी मैं जो बात नोट करना चाहता हूँ वो ये कि किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है कि उसके ठीक से संचालन की बधाई और उसके ठीक से संचालन का श्रेय हमें न्यायपालिका और ब्यूरोक्रेसी को देना पड़े बजाय राजनेताओं के और राजनीतिक दलों के। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये बहुत रोचक बात अभी अभी बातचीत में सामने आई कि 2001 में एक चिट्ठी लिखता है चुनाव आयोग, 2001 से 4 तक उसका उत्तर नहीं मिलता। उस समय एनडीए सत्ता में है, मैं सीधे तौर पर नाम लेना चाहता हूँ। 2004 से लेकर आज तक यूपीए सत्ता में है। दोनों प्रमुख पार्टियां, और एनडीए और यूपीए का मतलब यह कि देश की सभी प्रमुख पार्टियां, इस पक्ष की या उस पक्ष की,
इन पार्टियों का यानी हमारे पॉलिटिकल क्लास एज सच का सच्चे चुनाव के प्रति क्या रवैया है, ये इस पिछले 13 साल की उपेक्षा में झलकता है। और चुनाव सुधार के प्रति ये जो उपेक्षा है, जिसमें एनडीए भी शामिल है, जिसमें यूपीए भी शामिल है, कांग्रेस, बीजेपी, फलाना ढिमका सब, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और अगर इस चीज को हम नहीं बदल पाते, यानी अगर हमारे राजनीतिक दल आत्मावलोकन नहीं करते, तो देखिए हर कानून में, भारतीय कानून की या शायद दुनिया के सारे कानून की अद्भुत विशेषता है कि कानून के किले में जाने का सिंह द्वार एक होता है, उससे निकलने के चोर दरवाजे 1000 होते हैं। और वो मुझे यकीन है कि हमारे राजनेता इसमें भी खोज निकालेंगे और सारे आपको चुनाव सुधार के सब आपको फिर भी लगता है कि ये असंवेदनशीलता बनी रहेगी, चाहे जो भी सुधार लाया जाए। मैं देखता हूं कि ये राजनेताओं के लिए और राजनीतिक दलों के लिए एक रिमाइंडर है कि अपने आप को सुधारो और चोर दरवाजे मत खोजो, सिंसियरली सुधारो। चुनाव आयोग अगर एक चिट्ठी लिखता है सुधार के लिए, तो आप उसका उत्तर दें, जो भी दें, सारी लेकिन बातें 3 जो साल हो तक रही उस हैं, पर चुप ना बैठे। पुरुषोत्तम जी, ये सारी बातें जो हो रही हैं वो सैद्धांतिक पक्ष को लेकर हो रही हैं। मैं व्यवहारिक पक्ष पर भी बात करना चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकती हूँ, ब्रेक के बाद लौटूंगी तो इस पर बात करूंगी। चुनाव आयोग की पहल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सैद्धांतिक तौर पर सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवहारिक दिक्कतें क्या हैं? कुछ दिनों पहले एक अखबार में खुद चुनाव आयोग के प्रमुख रह चुके कुरैशी साहब ने आर्टिकल लिखा और उन्होंने जो व्यवहारिक दिक्कतें बताई उसमें उन्होंने कहा कि अगर जितने लोग सकारात्मक मतदान करेंगे उतने ही वोटों से फैसला हो जाएगा, तो फिर इस नोटा का लाभ क्या हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि अगर 50% या उससे ज्यादा लोग नेगेटिव वोट करते हैं तो क्या उस चुनाव इलाके में चुनाव रद्द करना पड़ेगा? अगर किसी चुनाव क्षेत्र में सभी उम्मीदवार ठुकरा दिए जाते हैं तो क्या वे सभी भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे? अगर उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाता है तो फिर चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में ठुकराने के प्रावधान से हासिल क्या होगा? अगर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो ऐसा किसी अवधि के लिए होगा और कितनी अवधि के लिए होगा? इस तरह के कम से कम 8-10 सवाल उन्होंने उठाए हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो एक नज़र में बहुत वाजिब सवाल लगते हैं कि ये एक व्यवहारिक पक्ष है जो बहुत मुश्किल है इसके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में। उन व्यवहारिक पक्षों की तरफ क्या ध्यान गया है? ये सारे जो व्यवहारिक पक्ष हैं और जो प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों को मालूम थे कि ये प्रश्न उठेंगे। अभी भी बार बार ये बात आ रही है कि अगर नोटा में 60% लोगों ने बोल दिया कि हम नहीं करना चाहते तो उसके बाद क्या होगा? अब इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात तो ये कि डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कानून ही हमको गवर्न करे या सुप्रीम कोर्ट ही अपना फैसला लेकर के आए। अग्रवाल जी ने जो बहुत अच्छी बात बोली, क्या इसका एक डिटरेंट इफेक्ट नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है? और आज पॉलिटिकल पार्टीज ये फैसला करें कि हम किसी भी इस वक्त ऐसे कैंडिडेट को जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिसका पूरा का पूरा अगर आप देखें इतिहास वो टेंटेड है, उसको नहीं लाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है और डेमोक्रेसी में जरूरी है पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें आगे ऐड कर दूं, इसमें यह है कि अगर मान लो इसको आगे ले जाना पड़ेगा 60% और 40% वाले उसके ऊपर, तो कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि हायर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का ये होता है कि हम माइनॉरिटी से गवर्न नहीं होंगे, मेजॉरिटी ही प्रिवेल करती है। तो उस स्थिति के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि बार बार क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगी? मैं पॉलिटिकल पार्टीज माइंडसेट चेंज करेंगी कि नहीं, ये मैं पॉलिटिकल पार्टीज से पूछूंगी, लेकिन एक सवाल मैं एडीआर के रिप्रेजेंटेटिव मित्तल साहब से जरूर पूछना चाहती हूँ। अभी अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो संसद और विधानसभाओं के अंदर तकरीबन 30% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो टेंटेड हैं, किसी न किसी क्रिमिनल केसेस में फंसे हुए लोग हैं। 543 लोकसभा की सीटों में 162 ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल चार्जेस में फंसे हुए लोग हैं। राजनीतिक दलों की अगर मंशा साफ होती तो क्या इस तरह के लोग अभी मौजूद रहते? और अगर मंशा साफ नहीं है तो ऐसे फैसले क्या असर कर पाएंगे? पहली बात तो एक आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों हैं? एडीआर में जो हमने स्टडी की उसमें हमने ये पाया
पहले जैसे बूथ कैप्चरिंग किसी टाइम में होती थी, उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स को यूज किया जाता था, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेके। उसके बाद इन क्रिमिनल एलिमेंट्स ने सोचा कि हम खुद क्यों ना इलेक्शंस में खड़े हो जाएं, इन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने की बजाय या बूथ कैप्चरिंग में फैसिलिटेट करने की बजाय हम खुद क्यों ना इलेक्शन कंटेस्ट कर लें। ये प्रक्रिया वहां से शुरू हुई जहां से क्रिमिनल एलिमेंट्स ने एंट्री किया। आज की डेट में जब आप इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो आप ये देखते हैं किसका स्ट्रांग होल्ड है, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको कौन जिता सकता है। और इन बाहुबलियों का मे बी ऑन अकाउंट ऑफ वोटर अवेयरनेस नहीं है, या जो मनी का जो इतना उसके अंदर इलेक्शंस के अंदर रोल प्ले हो रहा है, इसकी वजह से ये एलिमेंट्स आज उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्स में बैठे हैं। नोटा के आने से हमें ये एक पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है उससे ये कन्वे होता है कि हम रिजेक्ट कर सकते हैं। एक वोटर अपनी एक एक्सप्रेशन दे रहा है कि हम इसमें से किसी को भी नहीं लाइक करते, जैसे और भी पैनलिस्ट ने बोला। नहीं, लेकिन ये भी तो संभव है कि जो लोग पसंद ही नहीं करते वो वोट ही ना डालने जाएं, वो क्यों कतार में खड़े होकर नोटा पे वोट डालेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात बोली। किसी भी लेजिस्लेशन को लाने के लिए सबसे पहले डेटा चाहिए होता है। हाँ। आज अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा जाना है, या जैसे और पैनलिस्ट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी अपने साथ ही मिलकर इसको करें, वो हमेशा कहते हैं अरे हमें तो वोटर्स ने जिताया, हम तो जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन अगर एक एक्सप्रेशन हमें मिलता है राइट टू रिजेक्ट के थ्रू कि हमने किसी को वो नहीं किया, हमने किसी को भी अप्रूव नहीं किया, ये उसके बाद कहना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हम तो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि जनता ने हमें जिताया। आज एक लॉग है, उसका डॉक्यूमेंटेड है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में खड़े हुए थे, हमने आपको रिजेक्ट किया। उसके बाद अब आगे क्या रूल्स आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो हम ऐसा उसको वेट एंड वॉच करके देख रहे हैं। उसके लिए चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, लेकिन ये डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि आगे अपनी बात को रखने के लिए आज हमारे पास एक डेटा पॉइंट है, ताकि कल को कोई आके ये ना कह सके कि हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने तो रिजेक्ट कर दिया आपको, हम किसी को भी लाइक नहीं करते। और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक पैनलिस्ट ने बिल्कुल अच्छी बात कही कि उनके लिए दोबारा अगर मान लीजिए इसमें एक नया प्रोविजन आता है कि उसको रद्द करके आप दोबारा इलेक्शन करते हैं, उसमें उनके लिए कितना कॉस्टली होगा। क्या हम एक ऐसी डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं जहां पे हर 6 महीने बाद इलेक्शन करेंगे? तो पॉलिटिकल पार्टीज भी ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे कि हम ऐसे एलिमेंट्स लाएं जो क्रिमिनल है, टेंटेड है, जिसकी वजह से रिजेक्शन हो। क्या कोई सबक लेंगी पॉलिटिकल पार्टीज? मैं इस पे दो बात कहना चाहता हूं। हाँ। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, अगर किसी क्रिमिनल को टिकट देती है तो वो दोषी है, उसका दोष कम नहीं होता। लेकिन मैं एक सवाल और भी पूछना चाहता हूं, अगर संसद में 163, 165 या 200, 250 क्रिमिनल आए हैं तो वो दीवार तोड़कर तो नहीं आए, वो उस पर डाका मार के तो नहीं आए। जनता उनको क्यों चुनती है? जनता उनको क्यों नहीं हराती? लेकिन पॉलिटिकल एक सेकंड, मैं कहता हूं, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दिया। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, इस मुल्क में मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के, कांग्रेस में भी होंगे, बीजेपी में होंगे, लेफ्टिस्ट में होंगे, जो ईमानदार हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जिन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं किए थे, वो अक्सर चुनाव हार जाते हैं। और जिन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं वो चुनाव जीत कर आते हैं। और शायद यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को टिकट देती है। मुझे पूरी करने दीजिए, एक सेकंड। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही लोगों को टिकट दें, जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को हराएं। और मैं चाणक्य सीरियल का एक वाक्य कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। चाणक्य ने कहा था कि इस देश की दुर्गति के लिए जो दुर्जन है उनकी दुर्जनता कम जिम्मेवार है, जो सज्जन है उनकी सज्जनता ज्यादा जिम्मेवार है। क्योंकि हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, वोट डालने जाएंगे नहीं, वोट डालने वो जाएगा जो उनको पसंद करते हैं। जैन साहब, आपने सही कहा कि इस देश की दुर्दशा के लिए सज्जनता ज्यादा जिम्मेवार है, और मैं सभी राजनेताओं को सज्जन ही मानता हूं, और इसीलिए मैं मानता हूं कि वही ज्यादा जिम्मेवार है। क्योंकि दिक्कत यह है कि मैं अपने इलाके से किसको चुनाव करूंगा, किसको वोट दूंगा, एक तरह से यह फैसला पहले से हो चुका होता है कि मुझे कांग्रेस का प्रतिनिधि चाहिए, बीजेपी का चाहिए, आपका चाहिए, जनता दल का चाहिए। उन प्रतिनिधियों के, उन उम्मीदवारों के चुनाव में मेरी कोई भूमिका नहीं होती। मेरे इलाके से कांग्रेस किसको उम्मीदवार बना रही है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी किसको बना रही है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी और किसी भी पार्टियों का नाम लेना यह जरूरी नहीं है, उनका यह दायित्व बनता है कि कम से कम अपराधी वृत्ति के लोगों को टिकट ना दें, तभी वो अपनी सज्जनता निभा रहे होंगे। बात भी सही है कि सभी उम्मीदवार अपराधी के नहीं होंगे। निश्चित, आप सही कह रहे हैं। आप ये मान कर चलें कि सारे कैंडिडेट क्रिमिनल बिल्कुल नहीं है, तो मुझे लगता है वो भी एक्सट्रीम व्यू होगा। ये यहाँ किसी ने कहा भी नहीं है। तो फिर किसी को तो डालिए वोट, सभी नहीं है, वोट डालने जाइए, जो आपको अच्छा लगता है उसको डालिए। देखिए ऐसा नहीं होता। देखिए प्लीज, मैं एक पार्टी को पसंद करता हूं उसके विचारधारा के कारण। मैं केवल व्यक्ति के आधार पर वोट नहीं देता, कोई व्यक्ति के आधार पर वोट नहीं देता। केवल मैं एक व्यक्ति को पसंद, मैं आनंद कुमार जी का बहुत अच्छा मित्र हूं, इनका छोटा भाई हूं, इनकी पार्टी के उम्मीदवार को हरगिज वोट नहीं दूंगा मैं, कितना भी भला उम्मीदवार क्यों ना खड़ा कर देंगे अपने इलाके से। क्योंकि वोट देना केवल पर्सनल चॉइस नहीं होती, एक पॉलिटिकल चॉइस होती है। मैं अगर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स पसंद नहीं करता तो केवल अच्छे उम्मीदवार के आधार पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को क्यों वोट दे दूंगा? मैं जिस पार्टी को वोट देना चाहता हूं, अगर वो मुझे मजबूर करे कि हम तो केवल एक
एक अपराधी को खड़ा करेंगे, आपका मन है तो वोट दीजिए, इसको वरना मत दीजिए के बाद में। तो ये जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टियों की है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन ने भेजा 2000 से पहला, इससे कोई भी किसी के ऊपर उन्होंने कुछ भी वो उसका यो नहीं किया, बिल्कुल उसको जो ना रद्दी टोकरी में डाल दिया। ये बहुत कठिन बात है, ये सोचना चाहिए इन लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को। आप देखिए, आप कह रहे हैं युवता अभी आ रहे हैं, इस दफ़ा 12 करोड़ युवता अभी वोट डालने के लिए जा रहे हैं। हाँ, अब उनको सब पता चल गया कौन से पार्टी कैसे है क्या है करके सब पता चल गया, और डेफिनेटली इस दफ़ा डेफिनेटली लोग जो है ना परसेंटेज ऑफ वोटिंग बहुत ज़्यादा जाएगी, पर्टिकुलरली प्लेस लाइक दिल्ली, यहाँ तो बहुत परसेंटेज जाएगी, 70% से अधिक। लेकिन एक बात है, आप जो कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी से पहला सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का है कि सही आदमी को, कैंडिडेट को टिकट देना जी, है। जी। ये नहीं कि सारी परंपरागत पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि भाई हम तो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जनता को अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो अच्छे कैंडिडेट खड़ा करें, अपने लोगों में से लेके आए। अच्छे कैंडिडेट के बारे में जो पुरुषोत्तम जी ने बताया कि भाई हमारी विचारधारा पर विश्वास नहीं है हमारा, इसलिए हम उसको वोट नहीं देंगे, तो फिर आखिर विकल्प क्या है? एक बार आनंद कुमार जी से जवाब ले। विकल्प निर्माण के लिए देश में इसी कारण आपका पिछले 40 साल से बड़ी कसमसाहट है, और 2 बार तो राष्ट्रीय स्तर पर पहले जनता पार्टी नाम का एक विकल्प बनाने की कोशिश की गई, और जयप्रकाश जी के साथ वो विकल्प चूंकि बन रहा था तो देश ने बहुमत भी उनको दिया। लेकिन उस विकल्प के नायकों ने चुनाव सुधार को लेकर के जो जनता की इच्छा थी उसके साथ धोखा किया। उनको लगा कि इंदिरा जी ही सारे दोषों की पुंज थी, अब हम आगे शासन में तो ये दोष खत्म हो गए। फिर 80 में इंदिरा जी के नेतृत्व में श्री संजय गांधी ने तमाम तरह के असामाजिक तत्वों को, मन चले लोगों को लोकसभा का टिकट दिया, और वहां से जो गड़बड़ शुरू हुई तो फिर दूसरी पार्टियां भी और नीचे और नीचे और नीचे चलती चली गई। आज विकल्प निर्माण के लिए फिर बेचैनी है देश में, लोकतंत्र के लिए और दुनिया में भी। पॉलिटिकल पार्टी ही चौकीदार होती हैं। अगर चौकीदार चोर से मिल जाए, आज भी 164 जो इन्होंने गिना है एडीआर ने, उनमें से बहुत कम लोग निर्दलीय हैं। निर्दलीय कोई गुंडा अगर लड़ेगा, तस्कर लड़ेगा, अपहरणकर्ता लड़ेगा तो जीत नहीं पाता है, लेकिन पार्टियों से टिकट पा करके ये लोग आते हैं, और ये चौकीदार चोर से मिले हुए हैं। इसलिए विकल्प निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले तो नियम का विकल्प चाहिए। ये जो नियम हमने बनाया जिसमें कि ईमानदारी से सबने संभाला 77-80 तक, आज सबके चरित्र में खोट आ गया। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले दाल में नमक था, अब नमक में दाल दिखाई नहीं पड़ रही है। हम लोगों ने पूछा, आपने भी पूछा लोगों से, नेताओं से, कि आप क्यों टिकट देते हैं जैन साहब की पार्टी से, राहुल जी की पार्टी से, लालू जी की पार्टी से। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाघ लड़ा दिया है तो हम क्या बकरी लड़ाएं? यानी सामाजिक कार्यकर्ता बकरी है और जो बाहुबली है वो बाघ है। तो धीरे धीरे चारों तरफ जंगल में बाघ ही बाघ दिखाई पड़ रहे हैं। विकल्प बनाने के लिए आंध्र में एक प्रयोग हुआ लोक सत्ता पार्टी का, दिल्ली में एक प्रयोग हो रहा है आम आदमी पार्टी का, और पार्टियों के अंदर बगावत हो रही है। जैन तो साहब यहाँ नहीं कबूल करेंगे, हर पार्टी में बगावत हो रही है। आप जो कह रहे हैं, क्या इससे जनता का माइंडसेट वाकई बदल पाएगा? आप लोगों की जो कोशिशें चल रही हैं, मैं वही उसमें ऐड करना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है कि सीक्रेसी उसमें बहाल रखे, क्योंकि बाहुबली जो बाहर रहते थे वो जैसे ही मालूम पड़ता था, यहाँ तो ठीक है हम लोग करते हैं, वहां अगर जाहिर हो जाए तो वहां गांव में और सब जगह पर बवाल हो जाए बिल्कुल, और मारकाट मच जाए। ये होने से ये हुआ है कि जो लोग घर बैठे रहते थे वो वहां पर आएंगे, उनको मालूम है कि इस तरह के लोग हैं जिनको वोट नहीं देंगे, ये कंट्रीब्यूशन हुआ है। दूसरी बात ये कि 2001 का जो इनका लेटर था उसमें लिखा था जो बोगस वोटिंग है वो भी खत्म होगी इससे। 2 चीजें आपके लेटर में लिखा हुआ था। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है कि बाहुबली जो बाहर बैठे हुए थे, सज्जन पुरुष नहीं जाता था, सज्जन पुरुष अब जाएगा और वोटर्स जाकर के बोलेंगे हम आपको नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जो डर है उसके अंदर भय है, वो भय खत्म हो गया। लेकिन आखिर कब तक चलेगी ये प्रक्रिया? और अगर बार बार वोटर नकारते रहेंगे तो आखिर कब तक चुनाव चलता रहेगा? क्या देश में लोकतंत्र के बजाय चुनाव तंत्र हावी हो जाएगा? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे।
लोकतंत्र में जनता की भागीदारी जरूरी है और राजनीतिक पार्टियां इसी का आड़ लेकर कि जनता उनके नेताओं को चाहती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हों, अपनी जीत को सबसे बड़ा पैमाना मानती रही है। लेकिन क्या जनता के अंदर वाकई कोई बदलाव आ रहा है अनुराग? डेफिनेटली। एक तो मैं पहले इसमें एक क्लैरिफिटी देना चाहूँगा, जैसे एक बीच में डिस्कशन में बात आई थी कि ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स इनको जनता ही तो लाती है। अगेन इसमें एक हमने स्टडी की थी, उसमें हमने ये पाया ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो इनकी वोटिंग प्रपोर्शन है, जो वोट करते हैं उनको वोटिंग ब्राइब की जाती है। उनको चाहे आप इलेक्शन में वो लिकर है या कैश ब्राइब किया जाता है या उनको फ्रीबीज दिए जाते हैं, ये प्रतिशत जनता है जो वोट करती है। इस नोटा के आने के बाद एटलीस्ट वो जो लोग जो लिटरेट हैं या जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो एक एक्सप्रेशन अपना दे पाएंगे जो लेजिस्लेशन में हेल्प करती है। आप जो कह रहे हैं उसको मैं पुरुषोत्तम जी से करना चाहती हूँ। इसके साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमने एक बात और कही है, तो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स की बात है कि ये पहुंचते कैसे हैं, ये पहुंचते इसलिए क्योंकि उस सेगमेंट को आप सुनते होंगे कि बहुत सारी कैश भरी हुई वैन्स पकड़ी गई, बहुत सारे बोगस वोट्स मिले, ये सब इन मेथड्स के थ्रू आते हैं। चेक भी तो लगाया जा रहा है ना चुनाव आयोग की तरफ से। नहीं, इसके अलावा जो मैं तो बहुत सख्ती दिखा लेकिन रहा है। अभी भी बहुत ओपन एरियाज हैं जो होते हैं। इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसके साथ जुडिशियल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स, ये भी बहुत आवश्यक हैं। जुडिशियल रिफॉर्म आज के डेट में कोई डेटरेंट नहीं है। आज क्रिमिनल एलिमेंट्स क्यों आए हैं? उनको पता अगर आज कोई केस रजिस्टर होता है वो 17 साल 20 साल चलेगा। देयर शुड बी अ डिटरेंट एट द स्टेज इटसेल्फ कि अगर आप फॉल्स केस करते हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के भी एक न्यूट्रल वे में बोल रहा हूं, उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा अगर स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है कि कल को कोई फॉल्स केस करते वक्त डरेगा। लेकिन आज की डेट में वो डर नहीं है क्योंकि लंबी प्रक्रिया चलती है। आप ट्रायल कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वो एक दूसरी बहस की तरफ ले जा रही है बात आपकी। सवाल ये है कि जब हमने जहां से शुरुआत की थी कि लोकतंत्र जो है वो जनता की भागीदारी से ही मजबूत होता है, पलता है, बढ़ता है, आगे चलता है। क्या हमारी पूरी जनता एक जो पढ़ा लिखा वर्ग है, मध्य वर्ग है, जो बार बार ये समझता है कि उसमें बड़े लोगों को ही आना चाहिए, और जो आजकल का जो राजनीतिक वर्ग है उसमें कोई भी चला आ रहा है जो उसके भावनाओं को, उसके इमोशंस को, उसकी बातों को नहीं एड्रेस कर पाता है, और इसलिए भी समस्याएं पैदा हो रही हैं? अमृता, इस देश का इतिहास गवाह है। जब इमरजेंसी लगी थी तो अडवाणी जी के वो लाजवाब शब्द में याद करना चाहता हूं कि इस देश के बुद्धिजीवियों से झुकने के लिए कहा गया था और वो रेंगने लगे थे। इस देश के बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग की मानसिकता मुझे नहीं लगता कि अभी भी बहुत बदली है। और इमरजेंसी रिजीम को डिसमेंटल हिंदुस्तान के आम आदमी ने, निरक्षर आदमी ने किया था। बिहार और यूपी की देहाती औरतों ने, आजकल देहाती औरतों का बड़ा जिक्र है, बिहार और यूपी की देहाती औरतों की वजह से हम इमरजेंसी से, इस मुल्क से बचे थे। इमरजेंसी को मिडिल क्लास ने डिसमेंटल नहीं किया था। आप अध्ययन करके देख सकते हैं और लोग अध्ययन करके देख सकते हैं, जो वोटिंग परसेंटेज फिनोमिनली हाई गया था वो छोटे शहरों में, कस्बों में और देहातों में गया था। दिल्ली जैसे शहर में, दक्षिण दिल्ली में वोट कम पड़े थे, जहांगीरपुरी में वोट ज्यादा पड़े थे सन 77 के ऐतिहासिक चुनाव में, और ये बारंबार होता रहा है। इसलिए ये मध्य वर्ग का महिमा मंडन असल में लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध जाता है, नंबर एक। नंबर दो, मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूं कि ये कहना बहुत आसान है और हम दोहरा सकते हैं इस बात को कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी उसमें सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा मीडियम होती है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति के अपराधीकरण में अपनी भूमिका से इनकार नहीं कर सकती। आप जब हम चुनाव करने जाते हैं तो चुनाव के कुछ पैरामीटर्स पहले से तय हैं। जैसा मैंने कहा, पहले भी कहा कि मैं एक विचारधारा को पसंद करता हूं, मैं सिर्फ शराफत के कारण दूसरी विचारधारा के आदमी को अपना वोट नहीं देना चाहता, और मेरी विचारधारा को व्यक्त करने वाली पार्टी ने मेरे इलाके से एक बदमाश को खड़ा कर रखा है, तो आपने मेरे लिए एक संकट खड़ा कर दिया कि या तो मैं अपनी विचारधारा के साथ धोखा करूं और किसी अन्य विचारधारा को वोट दूं। नोटा में भी मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूं, यहाँ जो सब विशेषज्ञ लोग मौजूद हैं, हम नोटा की सारी चर्चा केवल क्रिमिनल्स के प्रसंग में कर रहे हैं। नोटा में एक फैक्टर ये भी तो है कि अगर 3 उम्मीदवारों में से किसी की विचारधारा मुझे पसंद नहीं है तो भी मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूं। यह भी तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है नोटा का। मान लीजिए मेरे इलाके से भाजपा का आदमी खड़ा है, कांग्रेस का खड़ा है, सीपीआई का खड़ा है, मेरी विचारधारा और किसी पार्टी की तरफ है, मैं ये कह सकता हूं कि मेरे इलाके से मेरी विचारधारा का कैंडिडेट नहीं खड़ा, मैं वोट नहीं देना चाहता। इसलिए हम इसको केवल अपराधीकरण तक रिड्यूस ना करें इस सारी बात को। महत्वपूर्ण यह है कि ये इस लिहाज से एक कदम है कि नकारात्मक अभिव्यक्ति का अधिकार जनता को सुव्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से मिला। लेकिन मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि लोकतंत्र तभी स्वस्थ रूप से चल सकता है, न्यायपालिका वगैरह बात की बात है, जबकि राजनीतिक पार्टियां अपने दायित्व को समझे और चुनाव आयोग के दबाव में नहीं, न्यायपालिका के दबाव में नहीं, अपनी अंतरात्मा के दबाव में, लोकतंत्र के प्रति अपने लगाव के दबाव में ईमानदार फैसले करें और कम से कम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे ऐसा प्रण करें।
और ये किसी पर इसको टालने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि जो आपने बात कही है, आधी बात तो आपने मेरे से सहमति व्यक्त की है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो वोट डालने नहीं आते हैं। सभी नहीं, कम जाते हैं, कम आते हैं। 77 में भी कम आए। मैं तो 77 में खुद इमरजेंसी में 1 साल जेल में रहा हूं, जयप्रकाश जी के आंदोलन में था। पर जो विषय आपने उठाया है, इस जजमेंट को, इस निर्णय को केवल अपराधीकरण तक ना सीमित करके अगर इसको वाइडर कंटेक्स्ट में हम ये कहें कि ये लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने की तरफ एक कदम है और इसलिए आवश्यक है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात विधानसभा में बिल पास किया, वोटिंग शुड बी कंपल्सरी। पहले आप ये बात कह सकते थे कि आपके पास नेगेटिव कॉलम नहीं है, आज तो नेगेटिव कॉलम भी आ गया। मैं ये कह रहा हूं, मुझे एक मिनट वाक्य करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सभी लोग वोट डालने आएंगे और उसमें से अधिक लोग कहते हैं कि हमको कोई भी पसंद नहीं है, तो ये भी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सबक होगा। आज तो यही मालूम नहीं होता कि जो लोग वोट डालने नहीं आ रहे वो आइडियोलॉजी के कारण नहीं आ रहे, या कैंडिडेट को पसंद कर रही है इस कारण नहीं आ रहे, या लेथार्जी के कारण नहीं आ रहे, सुबह टीवी देख रहे हैं, शाम को लंच कर रहे हैं। इसलिए भागीदारी सुनिश्चित हो और वोटिंग कंपल्सरी हो, इसकी तरफ भी हमको जाना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में कंपल्सरी कंपोनेंट जितना कम हो उतना अच्छा है। नहीं, इसलिए वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं ये, क्योंकि वो पता है अब जो अलर्ट होके आएगा हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। क्योंकि पहला का जमाना अलग था, कैसे नेता होते थे, पहला कैसे नेता होते थे, हाँ कैसे प्रॉमिसेस करते थे। आजकल तो वोट डालो, टेलीविजन देंगे, वो देंगे, ये प्रॉमिसेस देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ये नहीं सोचते हैं कि एक हॉस्पिटल का बनाएं या कुछ स्कूल बनाएं, ये कुछ नहीं है। इनको तो कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट तो ऑफिसर्स हो गया सारा ही, जितना भी है हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिस हॉस्पिटल्स हो गया, और जनरल जो है वो खत्म कर दिया जनरल। कारण कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज। आप जो मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी पहले ये सुनिश्चित करें कि देश ये जो अपराधीकरण है कि हम किसी भी क्रिमिनल एलिमेंट को खड़ा नहीं करेंगे, फिर कंपल्सरी वोटिंग की बात करेंगे। आप अगर हमारी सारी पार्टी में देख लीजिए, देखिए मैं एक बार और भी कहूं आपको, आप जब अपराधीकरण की बात करते हैं तो उसमें भी आपको डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं कि हॉस्टल का रेट बढ़ा दिया गया है। अगर आप में कोई उसके प्रोटेस्ट करते हुए गिरफ्तार हो गया, 751 लग गया, उनको अपराधी मानिएगा? आम आदमी को अपराधी मान लोगे तो पार्टी समेत, आपकी पार्टी समेत वो जो 164 लोग हैं, ये वो वाले हमारे मामले में 164 में मुझे बताइए हमारा कौन मर्डर में इन्वॉल्व है? सत्यपाल जी, ताजा उदाहरण मैं बता दूं, बाबू भाई बुखारिया और सोलंकी साहब, पुरुषोत्तम सोलंकी गुजरात में कन्विक्टेड हैं। लॉ विल टेक कोर्स। मैं कह रहा हूं आपको पार्टी ने क्या बताइए, आप मुझे बताइए, आपने बीजेपी के 2 आदमी पॉइंट आउट किए ना, आप मुझे बताइए कांग्रेस की लिस्ट, आप मुझे बताइए बाकी अगर आपको राजनीति में देखिए, अगर लोकतंत्र की बात अमृता आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से सभी दर्शकों से, सौभाग्य हमारा या दुर्भाग्य है कि यहां कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए यह बहुत ही सूटेबल है कि किसी भी गंभीर डिबेट को तू मैं तब्दील कर दें। इस बात में तब्दील करें कि मेरे यहां ज्यादा हत्यारे हैं या तेरे यहां ज्यादा बलात्कारी हैं, हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है। दूसरी बात यह कि 188 का यानी धारा 44 तोड़ने के कारण अगर मैं जेल गया हूं और 302 में मैं जेल गया हूं, इसका फर्क इस देश का अंगूठा टेक भी जानता है। जैन साहब को बताने की जरूरत नहीं है ये फर्क। अब मुझे प्लीज मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए। आप एग्जीबिशन रखिए। नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो 188 लोग हैं उनकी लिस्ट ले आइए। सवाल ये नहीं है, वो लोग भी शामिल किए हैं जिन पर 751 का। मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी के जेब में ज्यादा अपराधी हैं, किसके मुकुट में ज्यादा फीदर लगे हुए हैं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। राव साहब जो बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने कारपोरेट हॉस्पिटल्स का जिक्र किया। जिस यूनिवर्सिटी में मैं था एक जमाने में, और आनंद भाई अभी भी हैं, उसके पास एक ग्रीन बेल्ट हुआ करता था, बहुत सुंदर सा। एक पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कसम खाई थी कि यहां 11 मॉल बनेंगी, और दूसरी पार्टी अब सत्ता में है, दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री सत्ता में है, 8 मॉल बन चुकी हैं, 3 और बन रही हैं, ग्रीन बेल्ट साफ हो चुका है। उसके खिलाफ हम गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये छोड़िए। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हम लोग यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की तू मैना का आनंद ना लें, इसके लिए और भी कार्यक्रम है। हम एक गंभीर समस्या पे चर्चा कर रहे हैं। बात केवल अपराधीकरण की नहीं है, बात यह है कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल की, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, कोई भी,
उनकी अपनी जिम्मेवारी से ये लोग कतराते क्यों हैं? जी, एक और बात बहुत ज्यादा उठाई जाती रही है, जो लोग राजनीतिक दलों के इस तरह के वाद विवाद में आते हैं, वो ये कि जब आपको लगता है कि तमाम राजनीतिक दल गंदे हो गए हैं और वो आपराधिक किसी न किसी आरोप में फंसे हुए हैं, तो फिर आप ईमानदार आदमी को ले आइए और ईमानदार आदमी को सामने खड़ा कीजिए और चुनाव लड़वाइए, जीतिए। लोकतंत्र में आपको पूरा अधिकार है कि आप आइए और जीत के दिखाइए। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि दरअसल ये आम लोगों की जो जन भागीदारी बढ़ी है इस समय चुनाव में, और उदाहरण दिया जाता है कि जैसे देखिए त्रिपुरा में 80-90% वोटिंग हुई, तमाम राज्यों में 70-80% वोटिंग हो रही है, आम लोगों की भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ रही है। ये मध्य वर्ग अपने कल्पना लोक में खोया हुआ है और मध्य वर्ग और कुछ NGOs के लोग हैं जो इस तरह की बातें उठाकर दरअसल सत्ता को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और इसलिए इस तरह की वाद विवाद खड़े कर रहे हैं। आपको क्या इसमें रास्ता देखिए, ये बहुत सरल बात नहीं है। समाज का जो व्याकरण है उसमें 3 तरह से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और वोट का भी आधार उसी से बनता है। एक तो हमारा हित समूह है, हम किसान हैं, मजदूर हैं, विद्यार्थी हैं। दूसरा अस्मिता समूह है जो जाति या धर्म या भाषा के आधार पर रहता है। और फिर तीसरा है व्यक्ति के नाते जो विचारधारा का है, जो दलीय आधार पर। ये जो तीसरा वाला है ये बहुत कमजोर है क्योंकि हमारी जो वैचारिक सघनता है, वैचारिक संपन्नता है, आइडियोलॉजी के आधार पर अभी वोट देने वालों की संख्या कम है, लेकिन हित समूह के आधार पर देने वालों की संख्या ज्यादा रही है। अब वो हित समूह टूटे हैं। मंडल और मंदिर की राजनीति के बाद पिछले दिनों में एकाएक किसान बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बदल गया, इंसान हिंदू और मुसलमान में बदल गया। तो अगर गुंडे को भी टिकट दे दिया, अनपढ़ को भी टिकट दे दिया, गैर जरूरी को भी टिकट दे दिया, तो चूंकि वो हमारी पार्टी से और हमारे हित समूह से जुड़ा है या हमारे अस्मिता समूह से जुड़ा है, तो उसको कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। और इसीलिए इस मासूमियत पर फिदा होने की जरूरत नहीं है कि जनता ने चुना दिया। जनता की मजबूरी थी कि वो क्या करे। अगर वो उस लफंगे को वोट न देते तो वो दूसरा वाला था वो और खतरनाक होता। अब ये तीनों मिलकर के तय करते हैं। आज जो पिछले 20 साल का महाप्रस्थान है उदारीकरण और पूंजीवाद के कारण, उसमें पार्टियां कमजोर हो गई हैं। पार्टियों के ऊपर धन पशु चढ़ बैठे हैं। ये है मनी पावर। और वो मनी पावर के कारण सारी राजनीति में एक तरफ अस्मिता की राजनीति, ये बहुत आसान है क्योंकि वो हजारों साल की अस्मिताएं हैं, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। जो हित समूह के आधार पर संगठन बनते थे, मजदूरों के, किसानों के, विद्यार्थियों के, मध्यम वर्ग के, बड़ा पसीना बहाना पड़ता था, उनको विचार देना पड़ता, उनके कार्यक्रम थे, कार्यक्रमों के साथ आपने वादा खिलाफी की। आज सभी दलों में एक साझा चुप्पी है कि मैनिफेस्टो में कुछ भी जैन साहब लिख दें, जब पावर में हम आएंगे उसमें से कुछ लागू नहीं करना है। पहले पूछना है वर्ल्ड बैंक से, फिर पूछना है मोनसेंटो से, फिर पूछना है IBM से, फिर पूछना है भारत के उनके एजेंटों से। आज की परिस्थितियां बदली हुई, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो ये अपराधी चुने गए हैं ये जनता के कारण चुने गए हैं, ये पार्टियों के कारण चुने गए। लेकिन आनंद कुमार जी, आप लोगों से भी ये सवाल पूछा जाएगा कि आप विदेशी एजेंसियों से जब पैसे लेके चुनाव में उतर रहे हैं, नहीं कतई नहीं, तो क्या आप लोग उनके हित में नहीं, आप अगर आम आदमी पार्टी की बात कर रही हैं तो ये तो बड़ी सुंदर शुरुआत हुई है कि अगर आपने पैसा दिया 10 रुपया तो वो भी लिया, अगर आपने पैसा दिया 10,000 तो वो भी कंप्यूटर पर डाला। और हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं। अगर आपने किसी भी असामाजिक तत्व से पैसा लिया, तुरंत राव साहब के जो सक्सेसर हैं हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। इसीलिए जो 20 करोड़ रुपया अभी तक आया है उसमें विदेशों में काम कर रहे, भारत में लौटने के लिए बेचैन भारतीयों का पैसा है। किसी विदेशी संगठन से पैसा नहीं लिया गया और न लेना चाहिए। जी, तो ये एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद यहाँ पर जो लोग, जो युवा मौजूद हैं, वो भी आप लोगों से सवाल जवाब करेंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कि नेगेटिव वोटिंग का अधिकार देने से वाकई हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बदलाव आएगा, क्या राजनीति साफ सुथरी होगी। यहाँ पर मेहमानों को तो आपने सुना, यहाँ पर जो युवा बैठे हैं वो भी आप लोगों से सवाल जवाब करना चाहते हैं। आप में से कौन पूछना चाहता है? जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारी पॉलिटिक्स का चलन रहा है कि किस चोर ने कम चोरी की है हम उसको चुन के लाएं,
अब क्या इलेक्शन कमीशन को एक स्ट्रॉन्ग मैन का स्टेटस नहीं देना चाहिए कि चाहे पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट कर भी रही हैं, चाहे जनता को मजबूरी में चुनना भी पड़ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी राइट्स हों कि वो कम्प्लीटली ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दे कि ऐसे लोग आए ही ना प्लेटफॉर्म पे, ताकि वोट दे ही ना पाए जनता और अच्छे लोग आए इसके। इसी के लिए तो इलेक्टरल रिफॉर्म्स के लिए बहुत कोशिश की इलेक्शन कमीशन, बहुत कोशिश अभी से नहीं, 15 साल से पहले से शुरू किया है कि इनका इलेक्शन कमीशन के पास रूल मेकिंग पावर भी नहीं है। आज अगर कोई रूल बदलना है तो लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा, उनका कंसल्टेशन के साथ फिर वो करेंगे, फिर फाइनल होगा। इलेक्शन कमीशन बहुत समय रिक्वेस्ट किया, वो छोटी सी बात है रूल बदलने के लिए, एक्ट का बात छोड़िए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती तो 2001 में जो लेटर लिखा था उन्होंने गवर्नमेंट को कानून बदलने के लिए, उतना वेट नहीं करना, 12 साल बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो ये होता है। और कई बार जब सुप्रीम कोर्ट ने रूल बदलने की बात भी करी है, उसके अंदर कानून को बदलना, तो ऑर्डिनेंस ला करके फिर वो चाहते हैं कि वो अपने जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको वहीं रखें। तो ये हमारे यहाँ सोच है। लेकिन हम इस बात में सहमत हैं कि चुनाव आयोग को अधिक अधिकार मिलने चाहिए, ताकि चुनाव में अगर कोई आदमी खर्चा जरूरत से ज्यादा करता है, क्रिमिनल एलिमेंट है, तो उसको वो एग्जामिन करके उस पर कोई निर्णय ले सके। और महाराष्ट्र से केस अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है अशोक चौहान का, जिसमें हमारे जो वहाँ के बीजेपी के मिस्टर किरीट सोमैया हैं, उन्होंने ये केस डाला चुनाव आयोग के पास कि फलां आदमी ने जो अपना खर्चे का ब्यौरा दिया है वो गलत है, चुनाव आयोग इसको अयोग्य घोषित करे। बिहार से ऑलरेडी चुनाव आयोग अयोग्य घोषित कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये है कि क्या किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की पावर चुनाव आयोग के पास है या न्यायालय के पास है? इस विषय पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी, अगला सवाल पूछें। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने सबने कहा कि हमें पता ही नहीं चलता कि जनता क्यों नहीं आ रही है वोट देने के लिए, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने एक स्कूल खोला, आपने खूब इसका प्रचार प्रसार किया, तो आपको नहीं पता होता है रीज़न कि क्यों आखिर उसमें बच्चे नहीं आ रहे हैं एडमिशन लेने। रीज़न तो सब जनरल होता है, जेन्युइन होता है, आपको पता होता है। जो आपने एक सरल भाषा में बहुत अच्छी बात कही, इसी का एक मैं आंसर देना चाहूंगा। अगर बार बार स्कूल में पता चलता है कि एक फैकल्टी को रिजेक्ट किया जा रहा है, उसको लाइक नहीं किया जा रहा, तो ऑब्वियसली स्कूल प्रशासन भी सोचेगा कि मुझे किसी नई फैकल्टी को लाना है। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज में भी एक ये आपस में विश्लेषण होगा कि ये कैंडिडेट अगर रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ हैविंग अ इलेक्शन इज वेरी ह्यूज, तो वो भी ऐसे प्रत्याशी लाना चाहेंगे जो रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन अनुराग, उसके साथ-साथ ये भी है कि अगर सिर्फ 16% 20% पाकर भी सबसे ज्यादा वोट अगर उसको मिल रहा है तब भी वो जीत जा रहा है। यही मैं कहना चाह रहा हूं। हरियाणा की मैं उदाहरण दूंगा आपको, शायद 1962 की बात है। एक व्यक्ति जिसकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन कैंडिडेट इतने ज्यादा थे कि उसका सबसे ज्यादा वोट था, पर वो 15% से कम था, फिर भी वो निर्वाचित हो गया। इसलिए इसकी शुरुआत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ चले, और ये सारे विषय आने के बाद इस पर भी चर्चा होकर निर्णय हो। और एक बच्चे को मैं बात कहना चाहता हूं, आपने स्कूल की उदाहरण दी है, अब स्कूल में जाना कंपलसरी हो गया, राइट टू एजुकेशन। इसलिए अगर स्कूल में जाना कंपलसरी हो गया है तो पोलिंग बूथ पर जाना भी कंपलसरी होना चाहिए, ताकि आपकी राय मिले। चलिए, आप अपना सवाल। मेरा सवाल पुरुषोत्तम जी से है कि हमारे भारतीय राजनीति में नोटा के आ जाने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि क्रिमिनल टाइप के लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा पैसा पॉलिटिकल क्रिमिनल टाइप के लोगों के पास ही है, तो स्वाभाविक है कि पैसों के कारण वोट प्रभावित होता है। इस पर क्या नोटा की वजह से ऐसी कोई गारंटी तो नहीं हो सकती, लेकिन हम अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के अतीत को जानते हुए भी उनसे उम्मीद और परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे। आप आनंद जी इसमें कुछ बोल। नहीं, आपने जो कहा उसका एक संकेत बनता है, राजनीतिक दल समाज के कंधों पर ही बैठ के चलते हैं। अगर उनको दिखाई पड़ा कि हमने जो उम्मीदवार दिए 543 सीटों में, उनमें से कईयों के खिलाफ, अगर 5% के खिलाफ भी ऐसा मतदाता का उसकी प्रतिक्रिया आ गई, तो अगली बार वो चुनाव, तो इसमें 5 से 7 साल यानी एक चुनाव का असर दूसरे चुनाव पर पड़ेगा कि ये गलत हो गया। पिछली बार आपको याद होगा कि एक आंदोलन चला था मंदिर मस्जिद वाला, उसमें बहुत सारे बाबा लोगों को चुनाव का और दादी लोगों को टिकट में डाल दिया गया। एक सीता को भी लड़ा दिया था, राम को भी लड़ा दिया था, वो लोकसभा के लायक लोग नहीं थे, तो उस पार्टी को सुधरना पड़ा। जी, मैं एक सेंटेंस में मेरा आपसे एक निवेदन है, हम जिस विषय पर बहस कर रहे हैं, आप अगर उस विषय पर बहस करना चाहें तो हम उस पर भी कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी एक परिधि और सीमा है, आखिर जिसने सीता का रोल अदा किया था वो भी एक बहुत अच्छी पार्लियामेंटियन साबित हुई है। दोबारा हर बार टिकट, वही बात है, वही उस बच्चे से मैं कह रहा हूं, नहीं देना। ये हमारा नवजोत सिंह लोकसभा में नहीं आ रहे हैं, वो पॉलिटिकल अखाड़ा मत, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसलिए उस सीमा तक ना जाए तो अच्छा रहेगा। मैं जैन साहब से सहमत हूं
आनंद भाई आपने थोड़ी फैक्चुअल मिस्टेक की जी, है। अच्छा। राम चुनाव नहीं लड़े थे, अच्छा। सीता और रावण चुनाव लड़े अच्छा, थे। अच्छा। और एक ही पार्टी से लड़े थे, तो थोड़ी फैक्चुअल मिस्टेक मैं अपनी गलती सुधारता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सेंटेंस में पढ़ता हूं जजमेंट से, when the political parties will realize that a large number of people are expressing their disapproval with the candidates being put up by them, gradually there will be a systematic change and the political parties will be forced to accept the will of the people and field candidates who are known for their integrity. ये मतलब इससे ये आशा, ये उम्मीद जगाता है कि हमारी राजनीति सुधरेगी। इसी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक बल्कि सवाल ले लेते हैं फिर बात करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि नोटा के आने से ये पूरी तरह से मतलब केवल जो वोटिंग परसेंटेज होगा ये बढ़ेगा, क्या हमें भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखिए जितने भी मंत्री हैं वो मंत्री बनने के बाद उनकी जो इनकम होती है वो 400 गुना, 500 गुना, 700 गुना बढ़ जाती है। क्या वो जरूरी था या नोटा जरूरी था? नहीं, नोटा भी जरूरत है, वो भी बहुत जरूरत है। उसके लिए भी आपका जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है उसका प्रतिबिंब हमारी विधायिका और संसद में भी होना चाहिए। कानून को बनाने का काम हमारे जनप्रतिनिधियों का है। हमारे जनप्रतिनिधियों को ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा आपका जो है वो सीमित लोगों का है। आप सात्विक लोग हैं, शुद्धतावादी हैं, बाकी लोगों को कोई बुराई इसमें नहीं लगती। यही लोकसभा में गड़बड़ हो गई थी। आप जो कह रहे हैं नोटा के नाते एक कदम होगा, लेकिन एक दूसरा कदम भी होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी दबाव बनाना पड़ेगा। अगर नोटा के आने के बाद अगर आपके किसी कैंडिडेट को आप खड़ा करते हैं जिसका आपराधिक चरित्र होता है गलती से, और उसको जनता रिजेक्ट मतलब अपने अनुसार नोटा पर रिजेक्ट कर देती है, तो क्या आप वहां पर अपनी पार्टी से दोबारा उस कैंडिडेट को नहीं खड़ा करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो आपने कहा कि अभी ये अगला विषय है, अगर किसी की वोट, नोटा की वोट बाकी कैंडिडेट से ज्यादा है तो कानून में आपको इस बात का विचार करना पड़ेगा कि क्या आप दोबारा मतदान करवाएंगे या जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिला उसको डिक्लेयर कर देंगे। अगर जिसको ज्यादा वोट मिला वो डिक्लेयर हो गया तो दोबारा पोल का सवाल ही नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मत ये है, व्यक्तिगत मत मेरा ये है कि अगर नोटा का वोट सबसे ज्यादा है तो वहां पोल रिजेक्ट करके दोबारा पोल करवाना चाहिए। मेरा सवाल जैन सर से है। जैसा आपने बोला कि क्रिमिनल्स भी इलेक्ट होके आ जाते हैं, वो जबरदस्ती नहीं आते, उन्हें जनता इलेक्ट करती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि जनता के पास कोई चॉइस नहीं होती, वो इसीलिए आते हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है कि क्रिमिनल्स को आप सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपके सारे कैंडिडेट्स क्रिमिनल हैं तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं रह जाती है। और आप बार बार कह रहे हैं कि जनता को करना चाहिए। जनता, आपको नहीं लगता कि आपकी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनकी खुद की कोई जिम्मेदारी है? क्योंकि अगर जनता ही सब कुछ कर लेती तो हम आपको क्यों इलेक्ट करते, क्यों आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते? चलिए अगला सवाल। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को, भ्रष्टाचारियों को टिकट ना दें, पर अगर कोई पार्टी टिकट दे देती है तो जनता उसको रिजेक्ट करे, उसको पराजित करे ताकि अगली बार को टिकट ना दे। जी आप पूछिए। दोनों का रोल है। मेरा सवाल ये है कि भारत देश में आज भी ऐसे लोग हैं गांव में जिनको ये नहीं पता कि नकारने का वोट देने का आ गया है, तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे जिनको ये नोटा वोट का भी जो है कि अगर हमें राइट टू रिजेक्ट आ गया है कि हम उनको नहीं वोट दे सकते हैं, जो गांव में औरतें हैं, जो लोग हैं, वो क्या करेंगे? उनको तो पता ही नहीं है कि ये अवेयरनेस कैसे फैलाएं? चुनाव के लोगों से कम समझदार नहीं है। 77 में गांव के लोगों ने इंदिरा गांधी को हराया था, गांव के लोगों ने संजय गांधी को हराया था। ये तो अभी इलेक्शन कमीशन कुछ ऑब्जर्वर्स को लगाया, उन लोग जाके गांव में भी जाके इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि ये जो है ना, ये जो प्रोविजन के लिए आप जो है ना प्रोग्राम्स बनाओ और इलेक्टोरेट को आप जो है ना उसको एजुकेट करो करके। वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बोला, मैंने भी सुना। आखिरी सवाल राव सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ये नाटो जो आ रहा है इससे ग्रेजुअल चेंज आएगा, पर जो अभी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की हालत है इस कंट्री में, आपको नहीं लगता कि अब ये हो जाएगा कि जो लोग वोट नहीं देना चाहते हैं उनको रिझाने की कोशिश ही ना की जाए? जो 20% जनता है उनको बाइफरकेट करना आसान हो जाएगा कि ये वोट नहीं देना चाहते हैं, तो इनको रिझाने की कोशिश ना की जाए, जो 80% है उन्हीं को रिझाने की कोशिश की जाए। नहीं भाई, मैं एक तरीके से आपसे मैं ये सहमत हूँ कि ये नोटा आने से लोग तो जाएंगे धीरे, इमीडिएटली। मैं पहले से कह रहा हूँ एकदम जो है ना ये नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता है। अगर सबसे वोट्स नन ऑफ द अबव को आ जाएगा जिस वक्त, उस वक्त डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के पास भी एक बहुत पावर भी है यूज करने के लिए भी, क्योंकि अगर प्रोविजन कुछ भी नहीं है, कानून में कुछ भी नहीं है, नन ऑफ द अबव समझ लीजिएगा ज्यादा आ गया,
तब जाके मैं समझता हूँ आर्टिकल 324 इन्वोक करके इलेक्शन कमीशन वहाँ री इलेक्शन कराना चाहिए। वो मेरे साथ, मैं तो लीगल मैन नहीं हूँ, लेकिन करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, ये भी कह रहा हूं कि इसके साथ ये भी होना कि 50% कम से कम मतदान आपको मिले। ये जो चीज कह रहे हैं कि फिर उसको टारगेट किया, अगर ये 50% वाली चीज होती है, 50% वाली चीज होती है तो उनको भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इलेक्शन विल बी हेल्ड नल एंड वॉइड। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि किस बेसिस पे, आप 4 वोट जीत के किसी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा सिविल सोसाइटी की तरफ से अवेयरनेस के साथ साथ ये भी है कि नेक्स्ट है मिनिमम 50% रिप्रेजेंटेशन हो। इस बार 12 करोड़ युवा मतदाता हैं जो इस बार चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर जो युवाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है वो पोलिंग बूथ में भी देखने को मिलेगा, और जो नए बदलाव चुनाव आयोग की तरफ से या जन सरोकारों की तरफ से आ रहे हैं उसमें एक नई दिशा देश को मिलेगी, और जो राजनीति जिसको लेकर सभी परेशान हैं वो कुछ साफ सुथरी होगी, स्वस्थ होगी, और हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग वोट डालने जरूर जाइएगा और वोट बनवाइए भी।